भाई प्लीज एक क्रोसिन ला दे यार, सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये ले, पर ये क्रोसिन नहीं है। तो फिर क्या दिया? अरे नाम अलग है मगर अंदर का इंग्रेडिएंट सेम है, पैरासिटामोल। ओ, असली काम तो वो इंग्रेडिएंट करता है। एग्जैक्टली, ब्रांड कुछ भी हो मगर असली हीरो वो केमिकल होता है। और ऐसे ही इंग्रेडिएंट्स यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाने में इंडिया की एक कंपनी दुनिया भर में काम कर रही है। कौन सी? सुप्रिया लाइफ साइंस। सुप्रिया लाइफ साइंस एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआईज बनाती है। तो बेसिकली सुप्रिया लाइफ साइंसेस का फोकस उन प्रोडक्ट्स पे है जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, हाई क्वालिटी कंप्लायंस मांगते हैं और मोस्टली एक्सपोर्ट्स के लिए बनते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरीज की बात करें तो सुप्रिया के पास 40 प्लस APIs हैं अक्रॉस मेजर थेराप्यूटिक एरियाज, जैसे कि थेरेपी रेवेन्यू मिक्स 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 25, एनाल्जेसिक, एनेस्थेटिक 60%, एंटीहिस्टामाइन 12% विटामिन्स, 10% एंटी एस्थमेटिक, 4% एंटी एलर्जिक, 4% एंटी हाइपरटेंसिव, 1%। और इन्हीं कैटेगरीज के थ्रू कंपनी 120 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, मोस्टली यूरोप, एशिया और लैटिन यानी कि लैटिन अमेरिका मार्केट्स जैसे रेगुलेटेड मार्केट्स में। आज हमारे साथ हैं मिस्टर तुषार बोहरा जो MK वेंचर्स में को फाउंडर और फंड मैनेजर हैं। साथ में वो इन्वेक्सा कैपिटल में पार्टनर भी हैं। इनके पास मार्केट्स का लगभग 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इन्होंने IIM कैलकाटा से MBA किया है। तुषार इज ऑल्सो अ पैशनेट ब्लॉगर एंड राइटर। ये अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी और लर्निंग्स पे ब्लॉग लिखते हैं। साथ में इन्होंने एक बुक भी पब्लिश करी है। कंपनी के और डिटेल्स में जाने से चलिए पहले इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं और पूछते हैं सर से कि ओवरऑल इंडस्ट्री का आउटलुक कैसा है। Basically, Indian pharmaceutical industry, you can look at it, there are 3 or 4 different categories. We separate healthcare from pharma. Healthcare में hospitals, you have diagnostics, then you have pharma ancillaries. We are not talking those spaces today. Broadly within the pharmaceuticals sector, you have companies that are focusing on the bulk drug or the API, which is the core ingredient in the actual drug that we consume. So there are companies that manufacture API or intermediates or steps towards making the final API. So that's one pocket of the domestic pharmaceutical industry. There's a second pocket of companies that are using that API to formulate the final drug. They add excipients, they do the stabilizers, whatever additional things are needed to make the drug palatable and absorbable by the human body. So we have the formulation players. Within that, the players who target the global regulated markets, and then the players who target the domestic market as well as the rest of the world. So you have people who are branded generics who focus more on branding and marketing the drug, and then there are people who are selling it to global regulated markets. Most of the large Indian companies are typically both API and formulation players. There are few companies like Supriya Lifescience. There are few of their peers like Glenmark, Shilpa, and so on, that are more API focused only. Then there's a set of companies that work on contract manufacturing, CDMO or CMO, if you will. So if you're doing development work, if you're working with innovators, typically we call it CDMO. If you're only doing the manufacturing part, whether it's API or formulation on contract basis, it typically comes under CMO. So these are the broad pockets in which you look at the different players. सुप्रिया की मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन महाराष्ट्र के लोटे परशुराम में बेस्ड है, जहां 5 प्रोडक्शन ब्लॉक्स एक्टिव हैं। और अब इन्होंने एक नया मॉड्यूल E लॉन्च किया है, जिससे ओवरऑल कैपेसिटी 597 KLPD से बढ़ के 932 KLPD हो गई है, यानी कि मेड अ 55% जंप। ये ब्लॉक सिर्फ कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नहीं बना, इसका फोकस है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग और मल्टीपर्पज सिंथेसिस पे। इसका मतलब सुप्रिया मल्टीपल थेरेपीज और फॉर्मुलेशंस हैंडल कर सकती है एक ही फैसिलिटी के अंदर। इसके अलावा एक नया फॉर्मुलेशन साइट अंबरनाथ में भी डेवलप हो गया है, जहां टैबलेट्स, कैप्सूल्स, स्टेराइल लिक्विड्स और इनहेलेशन डोजेज फॉर्म्स बनेंगे। इस फैसिलिटी का मेजर फोकस CDMO और CMO कॉन्ट्रैक्ट्स पे होगा। मतलब सुप्रिया दूसरी बड़ी फार्मा कंपनीज के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेगी। और ये प्लांट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नावा शेवा पोर्ट के 60 किलोमीटर के रेडियस में। तो लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ अलाइन दिख रही है, लेकिन
फार्मा इंडस्ट्री में सुप्रिया अपनी पोजीशनिंग कैसे बनाती है और ओवरऑल कंपनी की अप्रोच क्या अलग लगती है? See, in API industry, every company has a specific set of therapeutics or areas that they focus on and a specific set of products that they work on. Lot of these products हमको कई सालों की मेहनत लगती है to get to an optimum cost structure and yield structure. So, most companies focus on specific products where they are able to have that cost advantage, जहाँ उनकी chemistry capabilities हैं, जहाँ उनकी developmental capabilities हैं. So, Supriya has also focused on specific products and pockets out of the entire universe. 4 या 5 सेक्टर है, सेगमेंट है जहाँ उनकी अच्छी पकड़ है, जैसे एंटीहिस्टामाइंस है, एनेस्थेटिक्स है, एनाल्जेसिक्स है, दे आर वर्किंग इन एंटी डायबिटिक्स, दे आर वर्किंग इन वाइटामिन्स एज अ स्पेस. तो दे आर नाउ स्टार्टेड वर्किंग इन CVS, CNS में भी अब थोड़ा थोड़ा वो दे स्टार्टेड टू फोकस ऑन. सो 5 या 6 एरियाज में उनका फोकस है, बट विद इन दैट दे आर फोकसिंग ऑन फ्यू स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, जिन मॉलिक्यूल्स पे वो कई सालों से काम कर रहे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल की मेहनत है. दे हैव रीच्ड अ स्ट्रक्चर, दे हैव रीच्ड अ लेवल where they are one of the lowest cost producers in these drugs. सुप्रिया का बिजनेस मॉडल सिंपल लग सकता है, लेकिन इसमें एक केयरफुली बिल्ट मोड छुपी हुई है. कंपनी का 80% से ज्यादा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है अक्रॉस 120 प्लस कंट्रीज. जियोग्राफिकली यूरोप और एशिया डोमिनेट करते हैं. नॉर्थ अमेरिका अभी सिर्फ 4% कंट्रीब्यूट करता है. ज्यादातर API कंपनीज अपने एडवांस इंटरमीडिएट्स बाहर से सोर्स करती हैं. सुप्रिया उनको खुद मैन्युफैक्चर करती है फ्रॉम स्क्रैच. इस मॉडल को कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और सुप्रिया के 15 प्रोडक्ट्स फुल्ली इंटीग्रेटेड हैं, और वही 15 प्रोडक्ट्स कंपनी का 77% रेवेन्यू जनरेट करते हैं. इसका मतलब ये है कि कंपनी को रॉ मटेरियल प्राइस शॉक से उतना फर्क नहीं पड़ता. जब आप इनपुट भी खुद बनाते हैं और आउटपुट भी, तो कॉस्ट स्ट्रक्चर पे आपका फुल कंट्रोल होता है. और अब जब मॉड्यूल E और अंबरनाथ जैसे नए प्लांट्स ऑपरेशनल हो रहे हैं, कंपनी इन्हीं स्ट्रेंथ्स को स्केल पे ले जाने की प्लानिंग कर रही है. Not just to grow volumes, but to enter more complex product categories and serve higher end CDMO clients. यही बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी का बेस बन गया है, जिसमें कॉस्ट एफिशिएंसी, रेगुलेटरी कंप्लायंस और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स तीनों मिंगल हो गए हैं. Now let us try and understand कि लिस्टेड स्पेस में कंपनी का डिफरेंशिएशन फैक्टर क्या है और उसकी कौन सी यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं जो दिखती हैं. सो लिस्टेड में कई सारी कंपनीज हैं, जैसे आरती ड्रग्स है, देयर फोकस हैज बीन ऑन डोमेस्टिक मार्केट. देयर आर प्लेयर्स लाइक ग्रैन्यूल्स जो API बनाने के साथ साथ फॉर्मुलेशन प्लेयर्स भी हैं. सन फार्मा हैज़ अ वेरी लार्ज API बिजनेस, औरोबिंदो हैज़ अ वेरी लार्ज API बिजनेस. पर ये सब कंपनीज के लिए API इज नाउ वन पार्ट ऑफ द मेनी थिंग्स दे डू, but they are now predominantly formulation players. Companies like Supriya Life, you have Glenmark Life, which is now Elivis. Then there are few companies like that who are focused only on APIs, and there are few companies who APIs के साथ साथ CDMO पे focus करते हैं, because they are focusing on their chemistry capabilities. Depending on whether the company is selling in domestic market या वो बाहर भी बेच रहे हैं, इंडिया के बाहर, और खासकर US, यूरोप, चाइना, स्पेसिफिक रेगुलेटेड मार्केट या जापान स्पेसिफिक रेगुलेटेड मार्केट्स में अगर बेच रहे हैं, तो आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत अलग हो जाता है, आपका रियलाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत अलग हो जाता है. एंड कंपनीज लाइक सुप्रिया आर फोकसिंग प्रेडोमिनेंटली नाउ ऑन रेगुलेटेड मार्केट्स. सो देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज हु हैव US FDA सर्टिफाइड, US FDA approved plants, European GMP, CEP approved plants. Supriya is one of those companies. Or Supriya is focusing on few products. So let's say up to 2017-18, अगर आप देखोगे, they were selling largely in semi-regulated markets. They have never been very big in India. They have always focused to build markets outside India. उनका margin profile भी मुश्किल से 10-12% का margin. They were much lower margin businesses. But they have been working on this for last several years, and beginning 2018, they started to scale up their presence in Europe and subsequently in other regulated markets. अब बात करते हैं नंबर्स की, और ये मार्जिन सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर का रिजल्ट नहीं है, ये स्ट्रक्चर से आ रहे हैं. बैकवर्ड इंटीग्रेशन का कॉस्ट एडवांटेज, साथ ही कंपनी का फोकस रेगुलेटेड मार्केट्स पे है, जहां सेलिंग प्राइसेस टिपिकली हायर होते हैं. तो मार्जिन्स दोनों तरफ से सपोर्ट हो रहे हैं, कॉस्ट सेविंग्स और प्राइसिंग पार. रेगुलेटेड मार्केट्स में सेल करने पे रियलाइजेशंस हायर क्यों होते हैं? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से अगर मैं आपको कोई चीज़ बोलता हूँ, लेट्स से एक एग्जाम ले लेते हैं,
हमको 100 नंबर का एग्ज़ाम है, वी हैव टू पास, 35 नंबर लाने हैं, 2 लाख लोगों ने एग्ज़ाम लिया, 2 लाख में से 1,90,000 पास हो गए, इट्स नथिंग बिग डील। मोमेंट हम उस पासिंग मार्क्स को 50% कर देते हैं, मे बी इट कम्स डाउन टू 1.5 लाख। मोमेंट हम उसको 90% कर देते हैं, इट मे कम डाउन टू मे बी 15,000, 20,000। द मोमेंट वी डू दैट एग्जाम पासिंग मार्क्स, वी मेक इट टू 95%, विल कम डाउन टू मे बी 2-3,000 पीपल। द मोमेंट वी मेक इट टू 99%, विल हार्डली 20 पीपल विल क्वालिफाई। सो दिस इज बेसिकली, ऐसा नहीं है कि जिसके 90 मार्क्स आए वो बहुत खराब है, बट 90 and 99 there is a difference, and the closer you get to 100 the harder it gets. So same way quality requirements are different, आपका dossier preparation होता है, documentation norms are different, the overall emphasis placed on quality is much higher for some of these global regulators. Plus there are a lot of other things which gets more technical, but simply if I put it, if there are 100 API manufacturers in the country, then probably 1 or 2 only will be qualified to supply to US or Europe. So that is the kind of competition we're talking, right? So if you're selling in India or rest of the world, or some of these semi-regulated countries basically, you are competing with 20-30 people for the same drug, because generic products हैं वो API बनाने में, it's the difference is not in making the API. The competitiveness comes in making the API to a certain level of quality and getting it at a certain cost. USFDA compliance requires much higher cost structures. बट होता क्या है, लेट्स से अगर आज आप इंडिया में बेच रहे हो वो ड्रग, आपका 100 रुपये का कॉस्ट है और आपका 150 रुपये का रियलाइजेशन है, तो आपका ग्रॉस मार्जिन प्रोफाइल एक पर्टिकुलर मार्जिन पे आप वो ड्रग बेच रहे हो। यूएस के लिए आप कर रहे हो तो आपका कॉस्ट हो सकता है 100 से 130 हो जाए, एंड 99% पीपल मे नॉट इवन क्वालिफाई फॉर दैट प्रोसेस, बिकॉज यू नीड टू हैव द प्लांट अप्रूव्ड, ड्रग अप्रूव्ड, DMF होना चाहिए आपका, 3-3, 4-4 साल लगते टू गेट इट, इवन इफ यू डू मैनेज टू गेट इट डन इन द फर्स्ट प्लेस। बट जो 100 का कॉस्ट अगर आपका 130 से 140 भी हो रहा है, आपका 150 का रियलाइजेशन गोज टू 300, 350, 400, एट टाइम्स इवन 600. सो व्हाट यू आर टॉकिंग इज योर इंटायर प्रोफाइल ऑफ दैट सेम ड्रग चेंजेस. जैसे ही आप इंडिया से उसको बाहर लेके जा रहे हो, यूएस में या यूरोप में बेच रहे हो, वही सेम ड्रग जो आपको शायद 10% या 15% बना के देती है, वही आपको वहां पे 30, 35, 40% भी बना के देगी. मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि मार्जिन्स 32 से 34% रेंज में रह सकते हैं एज मोर प्रोडक्ट्स एंटर रेगुलेटेड मार्केट्स. अब तक सिर्फ 6 से 7 प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन अब 8 से 10 और अप्रूवल्स मिल चुके हैं. लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि मार्जिन एक्सपेंशन काफी एग्जीक्यूशन डिपेंडेंट है. न्यू प्रोडक्ट रैंप अप, रेगुलेटरी टाइमलाइंस और कंपटीशन, ये सब नियर टर्म वॉलेटिलिटी ला सकते हैं. कंपनी ने 110 करोड़ रुपए कैपेक्स ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है इन न्यू कैपेसिटी, और अब इन्हीं प्लांट्स का यूटिलाइजेशन और मोनेटाइजेशन नेक्स्ट फेज का की मेट्रिक होगा. कंपनी का कहना है कि मार्जिन्स और इंप्रूव होंगे. ये कितना रियलिस्टिक है? और मार्जिन्स बेटर होने में सिर्फ प्राइसिंग का रोल था या प्रोडक्ट मिक्स और बैकवर्ड इंटीग्रेशन जैसे फैक्टर्स भी काफी इंपॉर्टेंट रहे? So in fact, yes, regulated market में entry does help, but that is not the only factor. See, product selection is very important. हर कंपनी की एक strength होती है. There are specific chemistries they are good at. There are specific products they are able to identify, work at it. कई साल लगते हैं for you to reach a certain level of realization. See, effectively, margins is a game of how well you are able to manage your costs. And the key for a product like in pharmaceuticals, the key cost is essentially the cost of making the drug is the process, whether you are able to get the process right, how you can improve your yield, आप कैसे आपका ingredient requirement को कम कर सकते हो, what route of synthesis you are choosing, जिससे आपका let's say product का efficiency बढ़ जाता है, the manufacturing efficiency moves up. So that is one aspect, what products you are selecting. The second aspect is how backward integrated you are. तो लेट्स से कई प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें 8-8, 10-10 स्टेप होते हैं, किसी में 15 स्टेप भी होते हैं in मैन्युफैक्चरिंग द फाइनल प्रोडक्ट, एंड सम ऑफ द इंटरमीडिएट्स आर डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर. सम ऑफ देम डील विद कॉम्प्लेक्स एंड हैजार्डस केमिस्ट्रीज, हैजार्डस मटीरियल्स. यू आर डीलिंग विद ब्रोमीन, व्हेन यू आर डीलिंग विद फॉस्फोरस, यू आर डीलिंग विद आयोडीन, राइट? देयर आर डिफिकल्टीज डीलिंग विद दीज मटीरियल्स. तो कितना बैकवर्ड इंटीग्रेशन है आपका, और आप कितना हाउ लेस डिपेंडेंट यू आर ऑन द ग्लोबल सप्लाई चेन.
See, one of the ways China has always had this, what they do is, अगर कोई एक प्रोडक्ट है जिसमें चाइना इज कम्पीटिंग विद यू और उस प्रोडक्ट का इंटरमीडिएट में चाइना ही आपको सप्लाई भी कर रहा है, तो एक सिंपल चीज़ है, जैसे उसको लगेगा कि यू आर गेटिंग मोर कॉम्पिटिटिव या आपका अच्छा पैसा बन रहा है, चाइना क्या करेगा, वो एंड प्रोडक्ट के भाव तोड़ देगा और उसके इंटरमीडिएट के भाव बढ़ा देगा. उनके लिए तो सेम प्लांट इज मैन्युफैक्चरिंग बोथ, मे बी द सेम कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग बोथ. You lose on A, you win on B. Net you will end up maybe losing very small or winning reasonable. But India में अगर आप वो प्रोडक्ट चाइना पे सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट हो रॉ मटेरियल के लिए, what will happen is आपका एंड प्रोडक्ट का प्राइस घुस गया है, बिकॉज चाइना इज सप्लाइंग दैट प्रोडक्ट, इफ यू आर सप्लाइंग एट 100, ही इज सप्लाइंग एट 90, और उसी प्रोडक्ट का इंटरमीडिएट जो पहले 80 में दे रहा था या 70 में दे रहा था, आज आपको 100 में दे रहा है. सो इफेक्टिवली ही इज स्क्वीजिंग यू ऑन बोथ साइड्स. Your end product has become cheaper and your raw material cost has gone up. Therefore, you need to be backward integrated. Most Indian API companies, especially some of the bigger ones, are dealing with this now. Supriya has dealt with this very successfully. 75, almost 80% of their business is coming, is fully backward integrated. तो उन products के लिए they are not dependent on China for anything but the absolute basic raw material. जो रॉ मटेरियल हज़ारों टन की तादाद में चाहिए होता है ग्लोबली फॉर मल्टीपल इंडस्ट्रीज, चाहे केमिकल्स है, चाहे एग्रोकेमिकल्स है, चाहे फार्मास्यूटिकल्स है. मल्टीपल इंडस्ट्रीज नीड दोज बेसिक रॉ मटेरियल्स. द लेवरेजिंग पावर दैट चाइना वुड हैव विद ईच बायर वुड बी मच लोअर देयर, बिकॉज सम ऑफ द बायर्स आर ऑल्सो लार्ज एंड द एग्रीगेट रिक्वायरमेंट इज मच लार्जर. सो चाइना कैन नॉट मूव द प्राइसेस. इसलिए जब आप बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो और एकदम बेसिक रॉ मटेरियल पे जा रहे हो, आप आपकी डिपेंडेंसी कम कर रहे हो. सेकंड, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट में 10 स्टेप 12 स्टेप बना रहे हो और पहले अगर वो स्टेप्स आप कहीं और से ले रहे थे, लेट्स से 10 में से 8 स्टेप कोई और बना के आपको दे रहा था, तो देयर इज एन इनहेरेंट मार्जिन दैट द अदर पर्सन इज ऑल्सो कैप्चरिंग, जो आज नहीं हो रहा है. तो आपको लगता है लेट्स से अगर आप 2 इंटरमीडिएट स्टेप्स बीच में है वो आपने इन हाउस शिफ्ट कर लिए और वो 2 स्टेप पहले आप किसी और से ले रहे थे, लेट्स से n-4 कोई और बना के दे रहा था, प्लेयर ए टू प्लेयर बी n-1 बना के आपको दे रहा था और आप फाइनल ड्रग बना रहे हो. तो ये प्लेयर ए और प्लेयर बी भी अपना मार्जिन उसमें एडअप करते हैं. वो मार्जिन आज की डेट में पूरा आपके तरफ शिफ्ट हो जाता है. सो बाय डिफॉल्ट जो 15% मार्जिन आपका था वो 25% 30% वैसे ही हो जाना चाहिए. जैसे कि हमने देखा, इंडिया में सुप्रिया जैसे बैकवर्ड इंटीग्रेटेड एपीआई प्लेयर्स कम हैं. रेगुलेटरी अप्रूवल्स और नीश प्रोडक्ट्स फोकस उसे डिफरेंशिएट करते हैं. लेकिन ग्लोबल लेवल पे चाइना से रियल कंपटीशन है. China is expected to start dumping and aggressively pricing, especially because कुछ key markets जैसे कि US उनके लिए restricted हो रहे हैं. और अब एक्सेस बंद होता है तो चाइनीज प्लेयर्स अपने प्रोडक्ट्स लैटिन और एशिया जैसे मार्केट्स में लो कॉस्ट पे डंप करते हैं. इससे कंपनी की प्राइसिंग पावर पे प्रेशर आ सकता है. चलिए समझते हैं ये चाइना +1 स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली होती क्या है. ये चाइना +1 एक बहुत बड़ा बज़वर्ड बन गया है. हर इंडस्ट्री में आप चाइना +1 सुनोगे. बट द फैक्ट इज दैट इन सेक्टर्स लाइक फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स, there is definitely India has a distinct advantage because we have superior intellectual capabilities, we have a lot of processes in place, we have a lot of chemistry, in-house understanding and capabilities on chemistry side and increasingly on the biologic side as well. So, and from a strategic perspective, it is a fact that let's say जो COVID के time पे हुआ and a lot of people realized that global supply chains were at the mercy of countries like China. तो अगर आपका समझो कोविड के वजह से है या कोई भी रीज़न से 2 महीना 3 महीना 6 महीना अगर आपका सप्लाई डिसरप्ट हुआ है एंड लेट्स से कोई इनोवेटर है, दे वर डीलिंग विद चाइना एंड दे आर मेकिंग अ 90% 95% और मे बी 99% ग्रॉस मार्जिन ऑन दैट प्रोडक्ट. बट अगर उसका API का सप्लाई ही नहीं है या वो क्वालिटी में अगर पास नहीं हो रहा है या कोई भी तरह से चाइना इज होल्डिंग देम एट रैंसम, इफ यू फेस दैट इशू इवन वंस, यू विल नेवर गो बैक टू चाइना फॉर द फुल 100% अगेन. आप भले 5% 10% 20% से स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे करके यू विल डी-रिस्क योर चाइना सप्लाई. सो चाइना +1 इज नॉट अबाउट 100% मूविंग आउट ऑफ चाइना, बट गिवन द साइज ऑफ चाइना इन द ग्लोबल API मार्केट,
Even if a 10%, 20% shift happens, and which is logical for it to happen, countries like India, an entire new industry can get created. लेकिन अब तक जो भी इन्होंने डिलीवर किया है, चाहे वो मार्जिन स्ट्रक्चर हो, रेगुलेटरी पोजीशनिंग हो या कैपेसिटी बिल्ड आउट, वो डेफिनेटली थॉरली प्लान्ड रहा है. बट एज एन इन्वेस्टर, पास्ट परफॉर्मेंस का फ्यूचर से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता. तो ऐसे कौन से मॉनिटरेबल्स हैं जो सुप्रिया के इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखने चाहिए और ट्रैक करने चाहिए? तो आई थिंक जो की रिस्क आप बोल रहे हैं या मॉनिटरेबल्स बोल रहे हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा रिस्क जो फार्मास्यूटिकल स्पेस में होता है वो है रेगुलेटरी रिस्क. आई थिंक दैट इज़ मोर एप्लीकेबल टू फॉर्मुलेशन प्लेयर्स, बिकॉज फॉर्मुलेशन में FDA ट्रैक रिकॉर्ड इंडियन कंपनीज का फॉर वॉट एवर रीजन, मे बी इट इज द मोस्ट स्ट्रिंजेंट या मे बी देयर आर अदर फैक्टर्स दैट हैव लेड टू इट, बट फॉर्मुलेशन साइड में ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा ज़्यादा खराब रहा है इंस्पेक्शंस का. बट API में बाय एंड लार्ज इंडियन कंपनीज हैव डन वेरी वेल ऑन अ रेगुलेटरी track record. In that, I think Supriya has also done very well. They have a very clean track record with US FDA and with most of the global regulators. We need to understand that these businesses are, audited as many as 20, 30, 40 times a year, if not more in many cases. तो सुप्रिया के केस में US FDA भी ऑडिट करता है, यूरोपियन रेगुलेटर है, you have NMPA, Envisa है, COFEPRIS है, Korean regulator है, and so on. Plus a lot of their larger clients do their own independent inspections or audits from time to time. So basically, US FDA, Supriya I think has done well so far in all their audits. And while that's a monitorable, I don't see that as a risk as of now, just something that we should be aware. Having said that, less than 10% of their revenue comes from US region today. And we know that US FDA is for Indian companies at least, has been one of the most key monitorables for investors, US FDA inspections. So in my view, A, Supriya should not have any problem with the regulator. B, they have an overall great compliance and quality track record. C, even if US FDA does come and something untoward does happen, the US is less than 10% of their revenues. That will go up for sure, but certainly next 2-3 years, that is not going to be a significant factor for them as per the company's own admission in their last con call. तो मेरे हिसाब से कोई as such regulatory risk नहीं है. The other thing is whether they have the ability to continue to do what they have been doing very well. Simple things done right consistently, can they match up the execution going forward? उन्होंने कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड की है लास्ट 2-3 सालों में. उनका एक बड़ा ब्लॉक इस साल लाइव हुआ है. One more plant is getting live early next year. So definitely, and my understanding is they have revenue visibility for these projects, but the company is now graduating or scaling up, moving beyond that 500-600 crore revenue, and the next site could be maybe 1500 to 2000 crore revenue. So whether they are able to manage this transition will be a key monitorable for me. I don't think it's a risk yet, but definitely something we should look out for. तो जैसे हमने देखा, सुप्रिया लाइफ साइंस का मॉडल सिंपल है लेकिन एग्जीक्यूशन हैवी. कंपनी ने APIs में बैकवर्ड इंटीग्रेशन के थ्रू स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स बिल्ड किए और अब वो CDMO और फॉर्मुलेशंस के सेगमेंट में कॉशियसली एक्सपैंड कर रहे हैं. एनालिस्ट के इनसाइट्स के हिसाब से फ्यूचर परफॉर्मेंस काफी कुछ इस पे डिपेंड करेगी, एंड हियर्स व्हाई दे हैव बीन ग्रोइंग. See, there are few simple things that you have to look out for. And if the management is doing that right, if you look out, if you see those things, so long as companies are doing that, I think they remain good investments. First, a caveat, I am not giving any buy or sell recommendation here, right? You should do your own diligence, own work, right? It should not be that we are doing that work for you. Having said that, see, let's take in case of Supriya, right? If you look at the P&L, very simple, straightforward P&L. It's a high gross margin business. So they are fully backward integrated. So they have relatively low raw material volatility or risk related to the raw material and supply chain. High gross margin leading to a very high EBITDA margin business for them. If you look at the P&L below EBITDA, it's a very high asset turn business. The Supriya's asset turnover was one of the highest among their peers. They've obviously come up with a very large capacity now. So next couple of years they'll have to ramp back up the asset turnover. But
Mota moti, it's a very high asset turn business. It's a fully backward integrated business, so they don't have that risk. The depreciation cost is much lesser for them, therefore below the EBITDA because of the high asset turn. They don't have any debt on the balance sheet, so it's therefore interest cost is also much lesser. In fact, negligible interest cost, working capital related very little. So the EBITDA to PAT flow through is extremely high, and in these kind of businesses, if you are able to have a very high flow through to PAT, typically your cash flow generation will also be very good. The other thing is that their return ratios are extremely good. So you have, I think the company is around 20%, slightly more than 20% ROC right now. They've recently expanded their capacities, their capabilities, and I think they are on their way possibly towards a 30% kind of an ROC over the next couple of years. So they are maintaining very good return ratios. They are maintaining a very good balance sheet. They don't have any working capital issues. One interesting thing about Supriya is that there are absolutely no subsidiaries. It's a very, very clean, simple structure to understand. There are no subsidiaries. There is no, a lot of these companies have issues related to write-offs, issues related to subsidiary losses or navigating the financials between the parent and the subsidiary. All that is not present in Supriya. They don't have any inorganic contributors. So that's why I said, it's a very, very simple and clean balance sheet to understand. There is no inorganic. All the revenue that they built is essentially organically driven. And in many ways, it's a very simple to understand business. Obviously, pharma by default cannot be simple. But, as a company, if you're looking at, it's a high ROC business. They will not need to raise capital to grow at a very high rate, simply because they are generating enough capital from their own business, from their business today. And you don't need to dilute frequently. In fact, I don't think they will need to dilute at all, because they are not looking at any M&A also, at least our understanding at this point. So you are going to be able to get a period of high growth without resorting to dilution. And the promoter holding is already very high today. 69-70% is very good promoter holding. And if they don't dilute this further and the company is able to grow at, let's say, 20-25% for the next 5 years, we're talking at a much bigger business and extremely strong cash flows. And those cash flows, they will be able to meet their capex needs and more, and still have enough to give back to the shareholders. So eventually, we are not just worried about what they will earn, but also what we will get back. So in companies like Supriya, what I am really looking at that is whether the promoter interest is aligned. Yes. Whether the balance sheet is clean? Yes. Is there a working capital challenge? No. Is there a challenge on the balance sheet from a debt perspective? No. Asset turn is good. Margins are good. Margins look sustainable, right? The second generation is in the business, and the transition from first generation to second generation looks largely to have happened. At the same time, it's not just a promoter-driven company, because they have some very good people, very capable people in the senior management, people who have more than 25-30 years of industry background, and who seem to be working well in tandem with the promoters and the second generation. So by all means, I don't see any major risks to the business. One thing is whether they have the ability to grow next 3 years, 5 years. They seem to have enough projects in hand. I'm sure there will be more that will come in over a period of time. The only way to look at these kind of investments is whether there's an intention related issue or a corporate governance related issue that comes up at any point, where you think that the management is misguiding. That is one. Or B, the valuations run too far ahead of themselves. For now, both of these don't seem to be an issue. रिस्क जरूर है, लेकिन स्ट्रैटेजी भी क्लियर है. आपका व्यू क्या है सुप्रिया के बारे में? कमेंट्स में बताइए. और नेक्स्ट ग्रो टीवी एपिसोड में कौन सी कंपनी का 360 डिग्री एनालिसिस देखना चाहेंगे, ये भी बताइए आप हमें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ब्रेकडाउन के साथ. सी यू, बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.